नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र जाखड़, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारी रेगुलर क्लास का तीसरा दिन है, नियमित क्लास का तीसरा दिन है। और पहले हमने हिंदी साहित्य का परिचय पढ़ा और कल हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पढ़ा। आज मैं आपके साथ लेखन परंपरा का तीसरे इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर आया हूँ। और पहले हमने गारसादे तासी को पढ़ा। वो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के पहले इतिहासकार है और पहला ग्रंथ उन्होंने लिखा इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसमें अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी उर्दू कवियों को मतलब शामिल किया गया है, मतलब वो प्रस्तुत किया गया है। और इसमें काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और वो फ्रेंच विद्वान थे। उसके बाद में हमने शिव सिंह सेंगर, जिनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें भी काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी भाषा में। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से उसका प्रकाशन हुआ। और उसकी भी वही परंपरा है, वर्णा अनुक्रम पद्धति में लिखा गया है। और गारसादे तासी की परंपरा को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है और विभिन्न इतिहासकारों के लिए वो आधार ग्रंथ के रूप में आज भी काम में लिया जाता है। तो आज हम तीसरे हैं जो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ध्यान रखना, कुछ किताबों में लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दे रखा है, लेकिन सही नाम है जो लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, ठीक है। और इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। याद रहे, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका है, उसके विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। विशेषांक का मतलब है बहुत सारी पत्रिकाएं होती है, उनके कुछ विशेष अंक निकलते हैं जो किसी कवि लेखक पर आधारित होते हैं या किसी निबंध विचारों पर आधारित होते हैं। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी कोई, वो 1888 ईस्वी में उस पत्रिका में विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ। और इसे कुछ विद्वानों ने, डॉक्टर नगेंद्र सरी के इतिहासकारों ने, डॉक्टर नगेंद्र सरी के इतिहासकारों ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ का। ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में सीधी सीधी लाइन लिखी है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो नगेंद्र ने किस आधार पर कहा होगा? क्योंकि इसमें कुछ कालक्रम का, विभाजन का, एक कवियों के कालक्रम का भी प्रयास किया गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। कुछ अच्छा ग्रंथ है पहले के ग्रंथों के तौर पर। तो इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना डॉक्टर नगेंद्र ने। और उन्होंने किस आधार पर कहा? उसका आधार है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। कौन है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त है डॉक्टर नगेंद्र के आधार। उन्होंने पॉइंट लगाकर पीछे मेंशन भी किया है कि किस आधार पर उन्होंने कहा है। तो उन्होंने डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के इस ग्रंथ के आधार पर कहा है, जिस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इसका प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी में। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसमें कुल 952 कवि शामिल किए गए हैं और लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे, 952 कवि लेखक है और लेखकों और कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, न कि वर्ण क्रमानुसार। काल क्रम के अनुसार, जैसे पहले 1900, फिर 1900, 1902 ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद कवियों और लेखकों की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनको भी इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। और यह पहली बार किसी ग्रंथ में ऐसा हुआ है। ध्यान रखना, यह पहली बार किसी ग्रंथ में ऐसा हुआ है। फिर ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। और जो प्रत्येक अध्याय है वो एक काल विशेष का सूचक है। इसमें जो भी अध्याय है, लगभग कुल 12 अध्याय बताते हैं कुल, लेकिन
इसमें जो 11 अध्याय है वो किसी काल विशेष के सूचक हैं। ध्यान रखना, 11 अध्याय काल विशेष के सूचक हैं। इसमें पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा क्षेत्र पर काम किया। कैसे? भाषा क्षेत्र पर काम किया। हिंदी और अन्य भाषाओं पर आधारित इसने क्या काम किया कि संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी, ध्यान रहे, संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से पृथक किया। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। जॉर्ज ग्रियर्सन ने संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से पृथक किया। भाषाई आधार पर हिंदी के क्षेत्र को बांटा। इसने पहली बार इसने किया है। ठीक है ना, ध्यान रखना, पहली बार किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, पहली बार भाषा के क्षेत्र के आधार पर संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जो हिंदी साहित्य का क्षेत्र है वो भाषा की दृष्टि से न तो अरबी फारसी मिश्रित उर्दू में सम्मिलित किया जा सकता है, न संस्कृत प्राकृत युक्त भाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। फिर इसकी कमी है कि काल विभाजन की कोई तारतम्यता नहीं है। इधर लिख देता हूँ, जो काल विभाजन है उसकी कोई तारतम्यता नहीं है। काल विभाजन में तारतम्यता नहीं है, ध्यान रखना, लिख लेना, काल विभाजन। ग्रंथ को कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, लेकिन ग्रंथ में कोई तारतम्यता नहीं है। ध्यान नहीं रखा है कि किस ग्रंथ को किस काल को कहाँ से कहाँ तक रखना है, ऐसा कुछ इसने ध्यान नहीं रखा। उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जॉर्ज ग्रियर्सन की, उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ध्यान रहे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। कैसे कहा? मतलब 16वीं 17वीं सदी था भक्ति का काल, तो 16वीं 17वीं सदी के युग को या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। और इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया। कैसे किया हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण? इन्होंने इस रूप में किया, चार रूपों में किया, चारण काव्य, दरबारी काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य। याद रखना, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने 4 रूपों में किया, चारण काव्य, दरबारी काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हुई अपनी जॉर्ज ग्रियर्सन की। और एक बहुत बड़ी बात जो जॉर्ज ग्रियर्सन कही वो मैं अब कर लेता हूँ। आप पॉज करके उतार लेना चाहें। 2016 वाली जो वैकेंसी थी आरपीएससी की, स्कूल व्याख्याता की, उसमें जो बात मैं बताने वाला था वो थी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को, बहुत बड़ी बात है, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस का महाकाव्य लिखा, तो तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक बताया। और यह प्रश्न आरपीएससी ने 2016 वाली प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये सीधा प्रश्न था कि तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन भी थे, रामचंद्र शुक्ल भी थे। तो अब रामचंद्र शुक्ल के कन्फ्यूजन में लोग शुक्ल को कर देते हैं, तो उनका उत्तर सही था उस प्रश्न का जॉर्ज ग्रियर्सन। तो तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मतलब है जो लोगों के मन में बसता हो, लोगों का नायक हो। ठीक है, लोगों का नायक हो, उसे कहा जाता है। तो बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक का। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन अपने कंप्लीट हो रहे हैं। अब जो चौथे इतिहासकार है, जो 3 भाइयों ने मिलकर लिखा, उस 3 भाइयों को कहा जाता है मिश्र बंधु। क्या कहा जाता है? मिश्र बंधु कहा जाता है 3 भाइयों को। ठीक है,
तीन भाइयों को मिश्र बंधु कहा जाता है। इन तीन भाइयों में जो मिश्र बंधु है कौन कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो एक थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी मिश्र। यह मिश्र जो उपनाम है ये तीनों के पीछे लगता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीन भाई थे मिश्र बंधु। इन्होंने मिलकर एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम क्या था भाई? मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का नाम, और ये 4 भागों में ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। और मैं जो बात बता रहा हूँ कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है या नहीं आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और जो ऑप्शन होता है, जो विकल्प होता है, वो होता है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी भी एक हिंदी में मतलब साहित्यकार है, तो उनका नाम होता है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो अपने को वो गलत करना, हो सकता है कोई दूसरा भी नाम हो, लेकिन इन तीनों नामों को आप अच्छे से याद रख रहे हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव बिहारी मिश्र। ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में है, 4 भागों में ग्रंथ है। और इसका जो प्रकाशन है, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग है उसका प्रकाशन हुआ 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में। आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ, तो आप करेंगे 1913। फिर भागों के रूप में पूछे तो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है। लगभग 5000, ध्यान रखना, 5000 कवियों का जीवन वृत्त, 5000 कवियों का जीवन चरित्र इस ग्रंथ में दिया गया है। 5000 कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है। और कुछ विद्वान जो है एक एग्जैक्ट संख्या बताते हैं, वो है 4591। 4591 कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है। और मिश्र बंधु विनोद की विशेषता क्या है कि अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय। अनेक अज्ञात कवि यानी जो ज्ञात नहीं थे, अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को बताया। उनके साहित्यिक महत्व को बताया, ठीक है, उनके साहित्यिक महत्व को बताया। और अपने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसे अपन संक्षिप्त में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि मैंने जो परिचयात्मक विवरण है वो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। शुक्ल ने यह स्वीकार किया है अपने इतिहास ग्रंथ में, ध्यान रखना, कि मैंने जो मेरे इतिहास ग्रंथ का जो परिचयात्मक विवरण है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। तो इनकी जो लाइन थी हुबहू वो क्या थी? कवियों के परिचयात्मक विवरण, लाइन हुबहू लिखानी जरूरी है, ऐसे उबड़ खाबड़ लाइन नहीं मतलब लिखा सकते। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय, उन्होंने लिखा है इसी ग्रंथ से लिए हैं, तो इसी ग्रंथ का मतलब है मिश्र बंधु विनोद, प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए। उन्होंने मिश्र बंधु ग्रंथ की पहले चर्चा की, उसके बाद में कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय इसी ग्रंथ से लिए हैं, मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में। और यह भी प्रश्न आरपीएस से भी पूछ चुकी है, ठीक है, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कॉलेज व्याख्याता में यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है, परिचयात्मक विवरण वाला।
तो आज हम इन दो इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ा। अगला इतिहासकार हम पढ़ेंगे कल रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़ा होगा, हो सकता है कल एक ही हो, कल शुक्ल ही कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये जो क्लासेस ले रहा हूँ वो आपके लिए किस किस के लिए उपयोगी है, ये कई सारे अभ्यर्थियों ने प्रश्न किए मेरे से। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यदि RPSC स्कूल व्याख्याता लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग स्कूल व्याख्याता ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सेकेंड ग्रेड, और DSS SB PGT TGT KVS NVS TGT PGT आर्मी पब्लिक स्कूल TGT PGT UP टेट या नेट JRF जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये हिंदी साहित्य का इतिहास पोर्शन पूछा जाता है। और मैं इतनी कोशिश करता हूं कि आपके पीछे कुछ नहीं रही। वैसे तो पीछे तो रहता ही है, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि पॉइंट और टू एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। टाइम लग सकता है, थोड़ी पढ़ाने की शैली अलग हो सकती है, लेकिन अच्छा करूँगा और धीरे धीरे शैली भी अपन साथ में रहेंगे तो अच्छी हो जाएगी, चिंता मत करिए आप। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए हमेशा डेली। आप हो सकता है आपके पास जो भी पुस्तक हो उसे खोलिए और मेरे द्वारा पढ़ाने से पहले आप उस पोर्शन को पढ़िए कि मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप उसको पढ़िए। अब आपको पता लग ही चुका है कि कल किसी क्लास आने वाले, तो आप पढ़िए और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, बार बार पढ़िए, दिन में 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। और आने वाले दिनों में हम जैसे ही ये टॉपिक साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पूरा होगा, ख़त्म होगा, तो उसके बाद हम एक टेस्ट आयोजित करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ यूट्यूब के, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना। और गजेंद्र जाखड़ नाम से आप वहाँ टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।